कथा साहित्य के अंतर्गत आज हम आपको हिंदी कहानी की कुछ भूमिका बता रहे हैं। आखिर कहानी किसको कहते हैं? कहानी हिंदी साहित्य की मूल विधाओं में से एक और अत्यधिक लोकप्रिय विधा है। हिंदी साहित्य में कहानी का रूप अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी का पर्याय माना जाता है। संस्कृत साहित्य में इसे गल्प, आख्यायिका, लघु कथा आदि नामों से पुकारा जाता है। कहानी का विकास मानव विकास के साथ ही दिखाई देता है। कहानी कहना, सुनना मानव आदि की प्रकृति रही है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस विधा का जन्म सबसे पहले हुआ। विश्व के संपूर्ण साहित्यों में इसका महत्व सर्वोपरि है। कहानी कहना, सुनना, समय व्यतीत करने, तनाव मुक्त होने तथा मनोरंजन का प्रमुख स्रोत था। समय के परिवर्तन के साथ कहानी के क्षेत्र में भी आशातीत विस्तार हुआ और किसी घटना, उपदेश, समाज सुधार एवं अनुभूति की अभिव्यक्ति के रूप में इसका प्रयोग होने लगा है। सामान्य जन के साथ जुड़े रहने के कारण कहानी का स्थान गद्य साहित्य की ही क्या मानव जीवन में भी स्वयं सिद्ध है। अब सवाल उठता है कि कहानी कहते किसे हैं? तमाम विद्वानों का अलग अलग मत है। अंग्रेजी के एक बहुत बड़े नाटककार हुए जिनका नाम था जॉन फॉस्टर। उन्होंने कहा है कि कहानी असाधारण घटनाओं की वह श्रृंखला है जो परस्पर संबद्ध होकर एक चरम परिणाम पर पहुंचने वाली हो। इसी तरह से प्रसिद्ध उपन्यासकार विलियम हेनरी कहते हैं कि लघु कथा में केवल एक ही मूलाभाव होना चाहिए। उस मूलाभाव का विकास केवल एक ही उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरल ढंग से तर्कपूर्ण निष्कर्षों के साथ करना चाहिए। सर एल्ब्राइट कहते हैं कि आधुनिक कहानी का लक्ष्य मात्र वास्तविक अथवा तर्कयुक्त क्रम के द्वारा जीवन की यथाघटित घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं है, वरन जीवन के एक अंश का स्पष्ट और कलात्मक चित्र चित्रित करना है, जिसमें लेखक की पूर्व निर्धारित घटनाएं हृदय स्पर्शी बन सकें और पारस्परिक संबंध व वातावरण की एकता को प्रकट करें। कहने का मतलब यह है कि ये आदमी के जीवन की घटनाओं की पुनरावृत्ति माने दोबारा उसी का क्या कहते हैं उसको, एक रिपीटेशन नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि जीवन के अंश का स्पष्ट और कलात्मक चित्र चित्रित करना है, जिससे घटनाएं हृदय स्पर्शी बन सके। इसके साथ हिंदी के आलोचकों, कहानीकारों, विद्वानों ने भी कहानी के स्वरूप पर विचार करते हुए कहा है। प्रेमचंद जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं, उपन्यास सम्राट जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूरित कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। ध्रुपद संगीत के गायन में एक राग होता है, एक आलाप है, उससे तुलना करते हैं प्रेमचंद जी। इसी तरह से शुक्ल जी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वह कहते हैं कि आख्यायिका या कहानी साहित्य का वह रूप है
जिसमें कथा प्रवाह एवं कथोपथन में अर्थ अपने प्रकृति रूप में अधिक विद्यमान रहता है और उसे दबाने वाले भाव विधान के लिए कम स्थान रहता है। यानी ये जो कथोपकथन है, जो सारांश है कहानी का, जो प्रवाह है कहानी का, वह अपने प्रकृति रूप में अधिक विद्यमान रहता है और उसके भाव विधान के लिए कम स्थान होता है। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि छोटी कहानी एक स्वतः पूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव को अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं का उत्थान पतन और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाला कौतूहलपूर्ण वर्णन हो। हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि लेखक अज्ञेय कहते हैं कि कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। अज्ञेय जी कहानी को जीवन से जोड़ते हैं। डॉक्टर श्री कृष्णलाल कहते हैं कि आधुनिक कहानी साहित्य का एक निकसित कलात्मक रूप है जिसमें लेखक अपनी कल्पना शक्ति के सहारे कम से कम पात्रों अथवा चरित्रों के द्वारा कम से कम घटनाओं और प्रसंगों की सहायता से मनोवांछित कथानक, चरित्र, वातावरण, दृश्य अथवा प्रभाव की सृष्टि करता है। आधुनिक कहानी बाद में, कहानी जब लंबी कहानी लिखे जाने लगी आधुनिक काल में, तो कहानी लघु कथा के रूप में ज्यादा लोकप्रिय हुई। संक्षिप्त घटनाक्रम, संक्षिप्त विवरण और संक्षिप्त रूपरेखा, यानी उसको हम आधे पृष्ठ में लघु कथा निर्मित कर सकते हैं। कम शब्दों का इस्तेमाल, कम घटनाओं का इस्तेमाल। श्री कृष्णलाल जी का मंतव्य यही है। जितनी बातें यहाँ कही गई हैं कहानी के संदर्भ में, उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है, नंबर 1, कहानी में किसी एक विषय के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ संवेदात्मक अनुभूति होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि मानवीय संवेदनाओं, अनुभूतियों एवं तत्वों की रोचक अभिव्यंजना होनी चाहिए। तीसरी चीज है कि कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। मनोरंजन के साथ साथ जीवन की शाश्वत समस्याओं का उद्घाटन हो या प्रकटन भी कहानी का लक्ष्य होना चाहिए। कहानी सिर्फ मनोरंजन का विषय न हो, बल्कि उसके साथ साथ जीवन मूल्यों की शाश्वत चिंतन हो, या घटना प्रधान है तो घटनाओं के का यथार्थ वर्णन हो। चौथी चीज ये है कि कथानक नितांत काल्पनिक न होकर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कहानी को पढ़कर ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि यह मेरी अथवा उसकी ही कहानी है। पांचवी चीज है कि कहानी का आकार अथवा वस्तु, तत्व, चरित्र, घटना एवं कथानक की दृष्टि से लघु होना चाहिए। कहानी के चरित्र चित्रण सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अब हम आते हैं कि कहानी कला की दृष्टि से उसके तत्व क्या हैं या कहानी के तत्व कितने होते हैं। विद्वानों ने 6 तत्व बताए हैं। पहला है कथानक, जिसको हम कथा वस्तु कहते हैं। दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा है कथोपकथन, जिसको हम संवाद कहते हैं। और
चौथा है देश काल एवं वातावरण, पांचवा है भाषा शैली और अंतिम है उद्देश्य। कुछ विद्वान शीर्षक को भी कहानी का एक पृथक तत्व मानते हैं, किंतु ज्यादातर विद्वान कथानक का ही शीर्षक को एक अंश मानते हैं। अर्थात कथानक में ही शीर्षक या जिस नाम से कहानी लिखी जाती है उसको शीर्षक कहते हैं, वह उसी में उसका एक अंश होता है कथानक में। कथानक किसे कहते हैं? कथानक का मतलब होता है कहानी का मूल तत्व, यानी कहानीकार मुख्य घटना को विकसित करने के लिए अन्य छोटी घटनाओं को आश्रय रूप में स्वीकार करता है। कथानक में घटनाओं की कड़ियां जुड़ी होती हैं। कथानक की घटनाओं को लेखक अपने बुद्धि चातुर्य से आकर्षक रूप प्रदान करता है। कथानक कहानी का शरीर है। कथानक के नियोजन पर ही उसकी सफलता निर्भर है। कथानक के बिना कहानी का कोई अस्तित्व नहीं होता। कथानक के आरंभ में कहानी की प्रस्तावना होती है। इसके पश्चात छोटी छोटी घटनाओं द्वारा कहानी का चरमोत्कर्ष होता है। फिर कहानी क्रमशः अवसान की तरफ बढ़ती है। प्रेमचंद के पूर्व की कहानियों में कौतूहल और चमत्कार पर अधिक बल दिया जाता था, किंतु उत्तरोत्तर कहानियों में सभी तत्वों पर बल दिया जाने लगा। यानी कहानी के जो तत्व हैं वो सभी तत्वों में कहानी समाहित होनी चाहिए। कथानक में आदि, मध्य एवं अंत 3 भाग होते हैं। कहानी के आदि में वह पीठिका तैयार करनी पड़ती है जिस पर उसका अंत प्रतिष्ठित होता है। कहानी का मध्य बिंदु उसकी चरम सीमा कहलाता है। कहानी का शीर्षक कथानक से संबद्ध होना चाहिए। एक सीमा तक कहानी की सफलता शीर्षक पर ही निर्भर होती है। अगर जो शीर्षक खराब है और कहानी बहुत अच्छी है तो पाठक को उसे पढ़ने में रुचि नहीं होती है। इसलिए शीर्षक का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, यानी कहानी के पात्र कैसे हैं और उन कहानी की अवधारणा को केंद्र बिंदु में एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं पात्र और चरित्र। कहानी में नायक प्रमुख पात्र के चरित्र को विशेष रूप से उभारा जाता है तथा अन्य पात्रों की भूमिका कहानी में पूरक की होती है, यानी सहयोगी की होती है। कुछ पात्र प्रतीकात्मक भी होते हैं। पात्रों के चयन में कथाकार विशेष सतर्क होता है। ये पात्र समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। कहानी की सफलता हेतु पात्रों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। व्यंग्य एवं हास्य विनोदपूर्ण कहानियों में यह संख्या अधिक भी हो सकती है। इससे कहानी की सजीवता एवं रोचकता में कोई न्यूनता नहीं आती। सभी पात्रों का चरित्र चित्रण यथार्थ होना चाहिए। इससे पात्रों और कहानी की घटना में एक सूत्रता उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि कहानी का जो कथानक है, अगर जो उसके अनुरूप पात्र नहीं होंगे तो कहानी असफल मानी जाएगी। कहानी में चरित्र चित्रण की 4 प्रणालियां मिलती हैं। पहला वर्णनात्मक, दूसरा विश्लेषणात्मक, तीसरा सांकेतिक और चौथा नाटकीयता, यानी कहानी वर्णन पूर्ण हो उसका वर्णन किया जाए। दूसरी चीज ये है कि कहानी विश्लेषणात्मक हो, उसका विश्लेषण हो। तीसरी चीज ये है कि सांकेतिकता हो, प्रतीक हो। और चौथी और महत्वपूर्ण चीज है नाटकीयता होनी चाहिए कहानी में। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक पात्र एवं चरित्र चित्रण के माध्यम से कहानी का कोई मूल्य
नहीं होता। उसके बाद कथोपकथन। कथोपकथन जो है वो कहानी के तत्वों में तीसरा बिंदु है, या इसको हम संवाद कहते हैं। जो डायलॉग होते हैं, जो पात्र बोलते हैं, पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप को कथोपकथन कहते हैं। इससे कहानी आगे बढ़ती है और पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। कथोपकथन सार्थक और सोद्देश्य होना चाहिए। इसमें अनावश्यक बातें नहीं आनी चाहिए। कथोपकथन का अन्य नाम संवाद है, यानी जो कुछ कहा जाए वो कहानी के अनुरूप हो। निरर्थक संवाद कहानी में ऊब पैदा करते हैं। कथोपकथन यथासंभव संक्षिप्त, पात्रानुकूल और सारगर्भित होने चाहिए। वस्तु स्थिति के अनुसार उसमें भावात्मकता, मार्मिकता एवं मनोवैज्ञानिकता होनी चाहिए। क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से कहानी में आडंबर की वृद्धि होती है, यानी पाखंड निर्मित होता है, बनावटीपन आ जाती है जो नहीं होना चाहिए। कथानक एवं चरित्र चित्रण को समुचित गति प्रदान करने में कथोपकथन का सर्वाधिक महत्व होता है। इससे पाठक की जिज्ञासा और नाटकीयता से कहानी की स्वाभाविकता बढ़ती है। आवश्यकता से अधिक वार्तालाप उबाऊ हो सकता है, इसलिए अनुचित शब्दों का इस्तेमाल संवाद में नहीं होना चाहिए। शब्द कम से कम हो लेकिन प्रभावशाली हो। व्यवहारिक एवं भावात्मक स्थानों के अनुरूप संगति बैठाने वाली वाक्य योजना से ही कहानी की मार्मिकता एवं सुरुचि बढ़ती है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग तथा शिष्ट हास्य व्यंग्य समन्वित कथोपकथन सजीव होते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कथोपकथन अथवा संवाद की भाषा कथानक, विषय प्रतिपादन, पात्र योजना आदि की दृष्टि से व्यवहारिक होनी चाहिए। कथोपकथन के प्रायः दो रूप मिलते हैं। पहला विशुद्ध नाटकीय, दूसरा विश्लेषणात्मक। विशुद्ध नाटकीय ढंग में दो पात्र परस्पर वार्तालाप करते हैं। इसमें लेखक अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ता। मतलब ये कि ये जो पात्र होते हैं वही परस्पर वार्तालाप करते हैं और उससे कहानी आगे बढ़ती है, यानी लेखक अपनी तरफ से कुछ भी उसमें नहीं जोड़ता है। जबकि जो विश्लेषणात्मक ढंग में पात्रों के संबंध में उनकी मुद्राओं और भावभंगिमाओं के उद्घाटन हेतु अपनी ओर से कथोपकथन की योजना करता है। देश काल एवं वातावरण, यह चौथा तत्व है। कहानी के विकास में देश काल का विशेष महत्व होता है। कहानी के उद्देश्य की प्राप्ति एवं पात्रों के चरित्र के उद्घाटन हेतु वातावरण का सृजन होता है। कहानी की पूर्णता वातावरण पर निर्भर करती है। कहानी की कल्पना एवं यथार्थ में तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दशा का योगदान होता है। समाज के बाह्य एवं आभ्यंतर को वातावरण के अनुसार व्यक्त किया जाता है। वातावरण का चित्रण पात्रों की मानसिक दशा के अनुसार होना चाहिए। वातावरण के प्रस्तुतिकरण की सामान्य दो पद्धतियां होती हैं। पहले प्रकार के प्रस्तुतिकरण में विषय का विषय का आरंभ प्रकृति के चित्रण से किया जाता है, यानी प्रकृति चित्रण होना चाहिए रोचकता के लिए। इस प्रकार के चित्रण में कहानी का प्रतिपाद्य संपूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। प्रकृति का आधार पात्रों की स्थिति को
प्राणमयता प्रदान कर देता है। दूसरे प्रकार के प्रस्तुतिकरण में देश काल एवं परिस्थितियों का आंचलिक और स्थानीय रंग उपस्थित किया जाता है। कहानीकार का रचना कौशल इस बात में निहित होता है कि वह जीवन की विभिन्न वस्तु स्थितियों को देश एवं काल के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार प्रस्तुत करे कि स्थानीय चित्र प्रभावपूर्ण हो जाए, यानी इस तरह से हो कि जिसके लिए कहानी रचता है कहानीकार, वो सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। और पांचवा तत्व है भाषा शैली। कहानी का मानव से सीधा संबंध होता है, इसलिए उसकी भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा कालानुसार परिवर्तनशील एवं स्वाभाविक होनी चाहिए, यानी काल के अनुसार। अगर जो हम किसी पढ़े लिखे आदमी से कहानी कहवा रहे हैं तो उसकी भाषा पढ़े लिखे जैसी होनी चाहिए। और किसी गांव का चित्रण है जो पढ़ा लिखा पात्र नहीं है तो उस गंवई भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेमचंद की कहानियां ये बहुत बड़ा उदाहरण है। कहानीकार और कहानी की जो भाषा, पात्र की अपनी भाषा होनी चाहिए, यानी लगे कि ये पात्र स्वयं सोच के अपनी बात कह रहा है, जो पाठक से अधिक प्रभावित करे। भाषा में क्लिष्टता या भाव प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग कहानी की रोचकता बढ़ जाती है। अन्य भाषाओं के शब्द प्रयोग, देशज शब्दों से भी कहानी का सौंदर्य बढ़ता है। डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन कहते हैं कि सफल भाषा वही कही जाएगी जो कहानी की आधारभूत कथा वस्तु, पात्र योजना, शैली, वातावरण आदि के अनुरूप हो। यानी जिस भाषा का लेखक चयन करे वह देश काल, वातावरण या पात्रानुकूल होनी चाहिए। शैली की विवेचना करते हुए बाबू गुलाब राय कहते हैं कि शैली का संबंध कहानी के किसी एक तत्व से नहीं वरन सभी तत्वों से, और उसकी अच्छाई अथवा बुराई का प्रभाव पूरी कहानी पर पड़ता है। कला की प्रेषणीयता अर्थात दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति शैली पर ही निर्भर करती है। इसका संबंध केवल शब्दों से ही नहीं वरन विचार एवं भावों में भी है। कहानी की अभिव्यक्ति का रूप शैली है और कहानी की शैली इसके सभी तत्वों को समाहित करती है। शैली कहानी का प्राण तत्व है। कहानी का संप्रेषण इसी के माध्यम से होता है। कहानी कथाकार के स्वयं के जीवन, घटनाओं एवं समाज का प्रतिचित्रण है, इसलिए कहानी की शैली इसके विषयानुरूप होती है। रूप एवं रचना विधान की दृष्टि से कहानी की निम्न शैलियां हो सकती हैं या कही जाती हैं। पहला, ऐतिहासिकता शैली। इतिवृत्तात्मक या वर्णनात्मक शैली भी कहते हैं। इस शैली में कहानीकार एक इतिहासकार के समान अपनी कहानी का विवरण देता है। दूसरी चीज है आत्मचरित्र। इस शैली में संपूर्ण कहानी उत्तम पुरुष में प्रस्तुत की जाती है। इसमें लेखक मैं की शैली अपनाकर अपने ही व्यक्तित्व के एक अंश पर दूसरे अंश की ओर से व्यंग्य कर सकता है, अथवा मैं के ही माध्यम से सही कहानी भी प्रस्तुत कर सकता है या सारी कहानी प्रस्तुत कर सकता है। तीसरी चीज है पत्रात्मक, यानी कहानी की निर्मित पत्रों के माध्यम से होता है।
और चौथी चीज है डायरी। इस शैली में डायरी के पृष्ठों द्वारा कहानी का निर्माण होता है। जैसे एक डायरी कला है, दैनंदिनी हम लिखते हैं, उसके द्वारा भी हम इसका निर्माण कर सकते हैं। और पांचवी चीज है रिपोर्टाज। नए कहानीकारों ने रिपोर्टाज की शैली में भी कहानी लिखने का प्रयास किया। रिपोर्टाज को कहते हैं रिपोर्टिंग, यानी किसी भी घटना का सचित्र वर्णन करना, और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। और छठी चीज है नाटकीयता। इस शैली में संवादों की प्रधानता रहती है। इस शैली के दो रूप हो सकते हैं, पहला है संलाप और दूसरा है एकांकी अथवा नाटक, यानी इसके माध्यम से हम कहानी को प्रस्तुत कर सकते हैं। सातवीं चीज है प्रतीकात्मकता। इस शैली में व्यंग्य रूपक का सहारा लेकर गंभीर विषयों का प्रतिपादन किया जाता है। इस शैली में प्रस्तुत अर्थ के स्थान पर अप्रस्तुत अर्थात सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है, यानी हम कुछ कहें संकेतों में कहें और हमारी बात पाठक तक पहुंच जाए। और अंतिम है मिश्रित, यानी कहानियां किसी एक शैली में न होकर कई शैलियों में लिखी जाती है। आजकल की कहानियों में मनस्तत्वों के निरूपण और चेतन मन के विभिन्न स्तरों को खोलने हेतु विविध शैलियों का समाज विकृत निरूपण लेखन प्रयोग किए जा रहे हैं। अर्थात प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से नई नई शैलियां प्रयोग में आने लगी हैं। और अंतिम चीज है उद्देश्य। कहानी की रचना किसी उद्देश्य के साथ होती है। मनोरंजन के साथ साथ समस्या समाधान, समाज विकृत निरूपण, राष्ट्रभक्ति और मानवीय संवेदना को जागृत करना इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आधुनिक समय में कहानी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है, इसलिए कहानी की व्यापकता बढ़ने के साथ उद्देश्य के फलक भी विस्तृत हो गए। कहानी का उद्देश्य मानवीय भावों को जागृत करना और वर्तमान के प्रति सचेष्ट करना है। अतः हम कह सकते हैं कि तत्वों के अतिरिक्त कुछ विद्वान संवेदनशीलता, समसामयिकता, मनोविश्लेषणात्मकता को भी कहानी के प्रमुख तत्व मानते हैं और प्रभावान्वित तथा संवेदनात्मकता के कारण ही कहानी मुक्तक काव्य एवं एकांकी के निकट वर्तनी कही जाती है। अर्थात कहानी एक तत्व के आधार पर नहीं लिखी जाती है, समय के अनुसार कहानी में निरंतर बदलाव होते रहे हैं और हो भी रहे हैं।